कभी सोचा है पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों दिखती है? हाँ, या फिर गाड़ी के साइड मिरर में पीछे का वो बड़ा सा ट्रक भी पूरा कैसे समा जाता है। बिल्कुल, ये सब रोजमर्रा के जादू जैसे लगते हैं ना। सही कहा। आज हमारे पास विज्ञान के अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। और हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि ये प्रकाश मुड़ता कैसे है, टकराता कैसे है और ये तस्वीरें मतलब छवियां कैसे बनती हैं, वो भी आसान भाषा में। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे ये आईने यानी दर्पण और लेंस प्रकाश के साथ खेलकर छवियां बनाते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया समझने की कुंजी है। तो चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की, मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना। ठीक है। इसके दो सीधे साधे नियम हैं। पहला, जिस कोण पर प्रकाश टकराता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी कोण पर वापस लौटता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम भी काफी सरल है। क्या है वो? कि वो आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, अभिलंब। हाँ, अभिलंब, वो तीनों हमेशा एक ही लेवल पर मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। अच्छा, और ये नियम हर चमकने वाली सतह के लिए है, सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी? बिल्कुल, चाहे वो सपाट आईना हो या फिर कोई घुमावदार सतह। समतल आईना तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। उसमें इमेज हमेशा सीधी बनती है, चीज के बराबर साइज की होती है और आभासी होती है। आभासी मतलब जिसे हम किसी पर्दे पर नहीं ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और एक और बात, छवि आईने के पीछे उतनी ही दूर दिखती है जितनी दूर हम सामने खड़े होते हैं। सही, लेकिन असली मजा को गोलीय दर्पणों में आता है। स्रोत में एक बढ़िया उदाहरण था चमकदार चम्मच का। हाँ, उसका अंदर धसा हुआ हिस्सा अवतल दर्पण जैसा। बिल्कुल, कॉनकेव मिरर। और बाहर का उभरा हुआ हिस्सा उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर जैसा। अवतल दर्पण जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है वो समांतर आती किरणों को एक एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। हाँ, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, तो इसीलिए इसे टॉर्च या गाड़ी की हेडलाइट में यूज करते हैं ताकि सारी रोशनी एक जगह जाए। एकदम सही। सोलर कुकर में भी यही होता है। और अवतल दर्पण की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? कि उससे बनने वाली इमेज कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने चीज को आईने से कितनी दूर रखा है। अच्छा, कैसे? ज्यादातर मामलों में ये वास्तविक इमेज बनाता है जिसे स्क्रीन पर उतार सकते हैं, और वो उल्टी होती है। उल्टी? हाँ, लेकिन अगर चीज को आईने के बहुत करीब ले आएं, जैसे शेविंग मिरर में चेहरा, हाँ, तब इमेज आभासी बनती है, सीधी दिखती है और बड़ी दिखती है। अरे वाह, मतलब एक ही आईना और सिर्फ चीज की जगह बदलने से इतने अलग नतीजे। कमाल है ना? और अब बात करें उत्तल दर्पण की, जो बाहर की तरफ उभरा होता है। हाँ, उसका क्या? उत्तल दर्पण वो हमेशा सीधी, आभासी और चीज से छोटी इमेज ही बनाता है। हमेशा हमेशा छोटी। तो इसका क्या फायदा फिर? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका व्यू। ये बहुत बड़े एरिया को छोटे में समेट कर दिखा सकता है। वाइड व्यू मिलता है। ओह, इसीलिए इसे गाड़ियों में साइड मिरर या रियर व्यू मिरर की तरह लगाते हैं। बिल्कुल, ताकि ड्राइवर पीछे का ज्यादा बड़ा इलाका सुरक्षित दिख सके। वो स्रोत में आगरा किले वाले दर्पण का जिक्र था ना? हाँ, जिससे पूरा ताजमहल दिख जाता है। वो भी उत्तल दर्पण का ही कमाल है। बिल्कुल। ये समझना तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी? कोई तरीका है? हाँ है ना, गणित मदद करता है यहाँ। एक सूत्र है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। अरे बाप रे, गणित? नहीं, आसान है। इसमें u चीज की दूरी, v इमेज की दूरी और f फोकस दूरी। इससे हम गणना कर सकते हैं। अच्छा। और एक और चीज होती है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। वो बताता है कि इमेज चीज के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी। ठीक, तो ये था परावर्तन, लाइट का टकराकर लौटना। अब आते हैं इसके दूसरे करतब पर, अपवर्तन पर, रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाता है। जैसे मान लो हवा से पानी में गया या हवा से कांच में। तो उसकी रफ्तार बदल जाती है, और इसी रफ्तार बदलने के चक्कर में वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। बस यही अपवर्तन है। अच्छा, तो वो जो पानी में पेंसिल डाली थी और वो मुड़ी हुई दिख रही थी, हाँ, या तालाब की गहराई कम लगती है, ये सब इसी वजह से। एकदम सही। या फिर किसी किताब के अक्षरों पर कांच का स्लैब रख दो तो अक्षर थोड़े ऊपर उठे हुए दिखते हैं, वो भी अपवर्तन है। हाँ, इसके भी नियम है क्या परावर्तन की तरह? हाँ, इसके भी नियम हैं।
सबसे मशहूर है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। हाँ, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का गणितीय संबंध बताता है। इसमें एक खास चीज आती है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, ये क्या भला है? ये बस एक नंबर है जो बताता है कि किसी चीज में प्रकाश की चाल हवा या वैक्यूम के मुकाबले कितनी कम हो जाती है। अच्छा, मतलब कितना धीमा हो जाता है प्रकाश। हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक काफी ज्यादा है, करीब 2.42। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, मतलब हीरे में प्रकाश काफी धीमा हो जाता है और इसी वजह से वो ज्यादा मुड़ता है और चमकता है। और इसी अपवर्तन के सिद्धांत पर लेंस काम करते हैं ना, जैसे चश्मे के लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास। बिल्कुल, जैसे उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो बीच में मोटा होता है, हाँ, वो किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अवतल दर्पण कर रहा था। मैग्नीफाइंग ग्लास यही तो है। अच्छा, और दूसरा होता है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, जो बीच में पतला होता है। हाँ, वो किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज करता है। ये हमेशा सीधी, आभासी और छोटी इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। और लेंस के लिए भी एक सूत्र है, दर्पण सूत्र जैसा ही, बस एक छोटे से प्लस माइनस के फर्क के साथ। 1/v घटा 1/u बराबर 1/f। ओके। इन सूत्रों से हम इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, यह सब पता लगा सकते हैं। बस हमें दूरियां नापते समय सही दिशाओं का ध्यान रखना होता है, जिसे साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो कुल मिलाकर दर्पण प्रकाश को लौटाते हैं, मतलब परावर्तित करते हैं। हाँ, और लेंस प्रकाश को मोड़ते हैं, यानी अपवर्तित करते हैं। सही। और उनकी गोलाई और चीज कहाँ रखी है, इसी से तय होता है कि इमेज कैसी बनेगी, असली या आभासी, सीधी या उल्टी, बड़ी या छोटी। और ये सिद्धांत सिर्फ आईने या चश्मों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कैमरे, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, ये सब इन्हीं नियमों पर तो चलते हैं। अरे, हमारी अपनी आंखें भी तो इन्हीं पर काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है, हमारी आंख में भी तो एक उत्तल लेंस है। वो कैसे इन्हीं सरल नियमों का इस्तेमाल करके दुनिया की इतनी साफ, इतनी डिटेल्ड, रंगीन छवि हमारे रेटिना पर बना लेती है। ये एक बेहतरीन सवाल है। इस जैविक कैमरे की जो इंजीनियरिंग है, वो वाकई कमाल की है। शायद इस पर हम कभी और गहराई से बात कर सकते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है।